ये कहानी सैफ की है, जिसने नीट 2026 की परीक्षा पास कर परिवार के साथ क्षेत्र का नाम रोशन किया। सैफ को 720 अंक में से 614 नंबर मिले हैं। यह कामयाबी सैफ के लिए मुश्किल नहीं तो चुनौतीपूर्ण जरूरी थी। इसके सामने समस्या आर्थिक नहीं तो पारिवारिक जरूरी थी। बड़ी बहन ने हौसलों का संबल दिया तो सैफ ने कामयाबी का परचम लहरा दिया। ईश्वर में अटूट आस्था रखने वाले सैफ अपनी कामयाबी का श्रेय परिवार के साथ अपने मामा को भी देते हैं। उन्होंने कोटा में रह रहे कोचिंग ली है, पढ़ाई की तपस्या को जारी रख उस मुकाम को हासिल कर लिए जहां पहुंचना आसान नहीं, अंत में एक शेर और बात खत्म है। आशा नहीं है शोहरत पाना बस इतना आसान नहीं, ये शोहरत पाना बस इतना समझ लो, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। हम इस समय मौजूद हैं दरगाह की चौसा, जो उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में आता है, और ये एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ पर तमाम लोग आते हैं। यहाँ अपनी तमाम मुरादें लेकर के वो पूरी होती है। उसी दरगाह की चौसा के हैं मोहम्मद सैफ, जिन्होंने अभी नीट परीक्षा 2026 क्रैक की है और 720 नंबर में इनको 614 नंबर मिले हैं। हम इनके साथ मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने ये परीक्षा कैसे पास की, उसके बीच में क्या इनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव है, चौथी बार कितने अकट में इनको परीक्षा पास करने का अवसर हासिल हुआ है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपको वंदे भारत परिवार की तरफ से बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये बताइए कि जब आपको ये रिजल्ट पता लगा तो आपको कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, और बहुत लोगों ने मतलब कॉन्ग्रेचुलेट किया, और बहुत काफ़ी सेलिब्रेशन हुआ, और कल से सेलिब्रेशन ही चल रहा है हमारे वहाँ अभी तक। और अभी इस समय मैं मौजूद हूँ अपने मामू के साथ, करीम बख्श उर्फ कलारू नाम है इनका। और मेरे मामू ने भी मुझे इस जर्नी में बहुत सपोर्ट किया, मेरे घर वालों ने, और मेरे कुछ दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैंने अपनी तैयारी कोटा राजस्थान से की थी, अन अकेडमी से, और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। इस बार मैंने तीसरी बार अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था, और इस बार मुझे सफलता मिली। अब ये बताइए, पढ़ाई के दौरान, परीक्षा की तैयारी दौरान तमाम ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो इस तरीके की किसी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा? जी जी बिल्कुल। वो इतनी लंबी जर्नी होती है कि इसमें टिके रहना ही बहुत बड़ी बात होती है। सिर्फ हार्ड वर्क और कंटिन्यूस पढ़ने से नहीं होता कुछ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह रहता है। तो अपने घर वालों से, अपने दोस्त अहबाब से, अपने करीबी लोगों से बात करके, और जो स्ट्रेस हल्का होता है, तो इन सब चीज़ों से इंसान मेंटेन रहता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। और बस यही सब चीज़ें हैं। बाकी अल्लाह हामी नासिर है, उनके फजल से हमने इतना अच्छा स्कोर मतलब प्राप्त किया। मतलब हम सोच भी नहीं रहते कि हमारा इतना अच्छा स्कोर आ जाएगा। बाकी अल्लाह के फजल से हमने हासिल किया। अच्छा, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी में आपको कितने मार्क्स मिले? मेरा फिज़िक्स में तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया था, क्योंकि इस बार फिज़िक्स का पेपर कंपैरेटिवली अभी तक जितनी बार नीट का पेपर हुआ है, जो ट्रेंड था उसके कंपैरिजन में इस बार का जो फिज़िक्स का पेपर था वो काफ़ी टफ था। तो मेरा इस बार फिज़िक्स में काफ़ी नेगेटिव हो गया, और मेरा 180 में से फिज़िक्स में 108 मार्क्स है। और केमिस्ट्री का पेपर भी मॉडरेट था, और केमिस्ट्री में मेरा 180 में से 160 मार्क्स है। एंड बायोलॉजी में मेरा 346 मार्क्स है आउट ऑफ 360। तो अगर फिजिक्स इतना टफ ना हुआ तो मेरे ख्याल से आपको और अच्छी रैंक मिलती है। जी जी, ये नहीं कह सकते, क्योंकि अगर फिजिक्स आसान आती तो वो सबके लिए आसान होती, और टफ थी तो ऑब्वियस सी बात है सबके लिए टफ थी। इसीलिए मेरी 614 मार्क्स पे भी 6200 के आसपास रैंक बन रही है। इसका रीज़न यही है कि पेपर टफ था तो सारे बच्चों के लिए टफ था, इसी वजह से ये चीज़ हुई है। ये आपने बताया कि कोचिंग के लिया था आपने कोटा में। जी जी। कोचिंग के बाद आप कितने घंटे समय पढ़ाई के लिए देते थे?
कोचिंग की क्लासेस हमारी चलती थी 2 से 8, 2 बजे से दिन से और रात के 8 बजे तक। और फिर वो रात में 1-2 घंटे हम नहीं, कोचिंग के अलावा कितना समय देते थे? कोचिंग के अलावा ही 8 बजे कोचिंग से आता था, उसके बाद वही 1-2 घंटे रात में पढ़ता था। फिर मतलब मेरे वालिदैन मना करते हैं कि रात को जग के ना पढ़ा करो, तो इसीलिए मैं रात का टाइम नहीं रखता था। मैं सुबह में उठता था, अपनी फजर की नमाज़ पढ़ के, उसके बाद जितना भी मुझसे हो पाता था 12 बजे तक का, 11 बजे तक का, फिर खाना वगैरह खा के दोबारा वही रोटी रिपीट हो जाता। 2 से 8 का कोचिंग वाला। आप के अंदर ये जज्बा कब से आया डॉक्टर बनने का, कैसे आया? असल में जब मेरा 12 का एग्ज़ाम हुआ था 12th तक का, तो मुझे कुछ, मैं इतना सीरियस नहीं था अपनी स्टडीज़ को लेके। 12th के बाद मेरी अप्पी जो है वो राजस्थान कोटा से पढ़ाई की, उन्होंने इंजीनियरिंग की, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। तो उनकी वजह से मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि एक बार देख लो तुम भी तैयारी करके। तो बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन मैंने कहा कि अब देख लेते हैं एक बार, जब लग गया है। तो फिर मैंने पूरी अपनी जी जान लगा के तैयारी की, और पहले साल में तो नहीं हुआ। फिर दूसरे साल मैं अलीगढ़ चला गया था, पैरामेडिकल में मेरा सिलेक्शन हो गया था। दूसरे साल मैं अलीगढ़ था, उसके बाद फिर दोबारा इस बार मैंने कोटा से एग्ज़ाम देके कामयाबी हासिल की। यानी आपकी सिस्टर ने आपको इसके लिए प्रेरित किया? जी। तो अब आप डॉक्टर बन के क्या करना चाहते हैं? जी, डॉक्टर बन के अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, देखते हैं फिर ये जर्नी पार हो जाए, उसके बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो खिदमत खल्क करने का इरादा है। अल्लाह ताला ने चाहा तो वो ज़रूर करेंगे। लोग मेडिकल इंजीनियरिंग करने के बाद सिविल की तरफ से भी चले जाते हैं, ऐसा कुछ रुझान है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं सोचा है हमने, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत टफ जर्नी होने वाली है। ये किसी हिसाब से पार हो फिर सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अपनी सफलता का श्रेय आपसे देना चाहते हैं? अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल को देना चाहता हूँ। उनके फज़ल से, अल्लाह पाक के फज़ल से मैंने इतना बेहतरीन नंबर प्राप्त किया। और फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरे बड़े भाई कैफ भाई, और मेरे रिलेटिव्स में मेरे बड़े मामू नफीस अहमद, और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे करीम बख्श उर्फ कलारू, मेरे मामू हैं ये भी, और सलीम राइन, और बाकी सारे मेरे रिलेटिव्स लोग, और मेरे कुछ दोस्त अहबाब समीर राइन वगैरह हो गए। इन सब लोगों को मैं अपना श्रेय देना चाहूँगा। हजारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पर, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। कुछ इसी तरीके की सफलता को हासिल करके अपने घर में, अपने परिवार में मोहम्मद सैफ ने गुल खिला दिया है। मैं मोहम्मद अनीस, वंदे भारत न्यूज़, अम्बेडकर नगर।